Hello everyone, welcome to my channel. This is Meenu Thakur. So today we will discuss few important questions जो हो सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 जो अभी अगले महीने होने वाला है उसमें आपका एग्जाम पूछ ले क्वेश्चंस. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद रेफरेंस टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024. देखो ये भी पूछ सकता है कि जो हाल ही में ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 पब्लिश हुआ है वो किसने रिलीज़ किया है. वर्ल्ड बैंक ने, आईएमएफ ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने. सो द करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. ठीक है जी, ये एक वन लाइनर क्वेश्चन था विच में आस्क इन यूपीएससी एंड पीसीएस एंड वन डे एग्जामिनेशंस. ठीक है, तो एक तो इस पर भी आपको फोकस करना है इस पहली लाइन में ही. Now let's move towards this the question. India is ranked highest in South Asia and among the lower middle income economies. ठीक है, मतलब कि भारत ने साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सबसे टॉप किया है एंड अमंग द लोअर मिडल इनकम इकोनॉमीज और लोअर मिडल इनकम इकोनॉमीज में भी टॉप किया है. यूएस, जापान, स्पेन, जापान, फ्रांस एंड द यूके फिगर अमंग द टॉप 5 इन दी 2024 लिस्ट. तो इसमें सबसे पहले अगर वर्ल्ड में टॉप किसने किया तो बताएंगे यूएस ने. मतलब ये इस स्टेटमेंट में ये कह रहा है द रिजल्ट हाईलाइटेड दैट हाई इनकम इकोनॉमीज जनरली कंटिन्यू टू हैव मोर फेवरेबल कंडीशंस फॉर ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट. टूरिस्ट आते हैं हमारे भारत में, टूरिस्ट आते ज़्यादा हैं या हम दूसरे देशों में ज़्यादा जाते हैं. वैसे हम दूसरे देशों में ज़्यादा जाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ अब जैसे फॉरेनर्स के यहाँ रेप हो गए, चोरी हो गई, तो इट गिव्स द बैड इम्प्रेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो एक ये भी रीज़न है जिससे कि टूरिस्ट आर हेजिटेट, दे हेजिटेट टू कम टू इंडिया, राइट. तो ये सब जब चीज़ें हटा देते हैं तो हमारा टूरिज़्म भी धीरे धीरे और बेटर हो जाएगा. खैर, हमने बहुत सारा बेटर किया भी है, बहुत सारी स्कीम्स निकाली है. ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट सही है ये बताना है. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 1 and 3 एंड 3 ओनली. तो सही आंसर देखने से पहले एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं. पहली बात तो ये इंडिया का जो रैंक है वो बड़ा है, 39th हुआ है विद द ग्लोबल टूरिज्म एक्टिविटीज़ रिटर्निंग टू प्री पैंडमिक लेवल्स. द एनुअल रिपोर्ट शोड ऑन ट्यूसडे, यानी कि कल के दिन. वाइल द यूएसए टॉप द लिस्ट. यस, यूएसए ने टॉप किया है. इंडिया इज़ रैंक्ड इन दी हाईएस्ट इन साउथ एशिया, बिल्कुल सही है, एंड दी लोअर मिडल इनकम इकोनॉमीज़. तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी सही है. सेकंड भी सही है क्योंकि यूएस, स्पेन, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, दीज आर द टॉप 5 कंट्रीज इन दिस लिस्ट. अच्छा नहीं, गलत है क्योंकि यूएस से तो टॉप किया, बिल्कुल सही है. यहाँ पे क्या था, स्पेन, जापान, फ्रांस, यूके. यहाँ फ्रांस, यूके की जगह ऑस्ट्रेलिया. सोचिए, एक माइनर पॉइंट पे भी आपका क्वेश्चन कट सकता है. यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, यूके होगा, इसीलिए सेकंड इज नॉट करेक्ट. ये बहुत ट्रिकी था, ऐसा यूपीएससी डेफिनेटली पूछता है. द रिजल्ट हाईलाइटेड दैट हाई इनकम इकोनॉमीज जनरली कंटिन्यू टू हैव मोर फेवरेबल कंडीशन फॉर ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट. ठीक है, अब हमारे इंडिया ने प्रोजेक्ट उद्भव स्टार्ट किया, लॉन्च किया. फर्स्ट एवर इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल इन न्यू दिल्ली. दिस प्रोजेक्ट एम टू प्रमोट इंडिजिनस मिलिट्री नॉलेज बाय मर्जिंग एशियंट स्ट्रैटेजिक इनसाइट विद द मॉडर्न मिलिट्री. अच्छा, इसका कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, पहले क्वेश्चन से नेक्स्ट बढ़ते हैं. पहले वाला ये स्टेटमेंट आपका इधर था. चलिए, प्रोजेक्ट उद्भव क्या है. अगर हम देखें प्रोजेक्ट उद्भव जो रिसेंटली हमारा चला, बेसिकली ये हमारा किससे रिलेटेड है. इट एम्स टू प्रमोट इंडिजिनस मिलिट्री नॉलेज बाय मर्जिंग एशियंट स्ट्रैटेजिक इंसाइट्स एंड मॉडर्न मिलिट्री प्रैक्टिसेस. यानी कि इस प्रोजेक्ट में इंडिजिनस मिलिट्री को बढ़ाना है, उसकी नॉलेज को स्प्रेड करना है, प्रमोट करना है बाय मर्जिंग, पुरानी और नई दोनों का मर्जिंग, दोनों टेक्नोलॉजी का. ठीक है, लिखा भी है बाय मर्जिंग एंशियंट स्ट्रैटेजिक इंसाइट्स विद मॉडर्न मिलिट्री प्रैक्टिसेस. ठीक है, ये पूछ सकता है ये किसने स्टार्ट किया. दिस इज़ अ कोऑपरेटिव एफर्ट बिटवीन इंडियन आर्मी एंड यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया. इन दोनों के एफर्ट से प्रोजेक्ट उद्भव जो है वो लॉन्च किया है. ये पहला ऐसा इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल है न्यू दिल्ली. मतलब ये पहला ऐसा फेस्टिवल मनाया गया था जिसमें प्रोजेक्ट उद्भव
लॉन्च किया है, ठीक है। बैक्टीरियल प्रियोरिटी पैथोजेंस प्रियोरिटी लिस्ट, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपडेट किया बैक्टीरियल प्रियोरिटी पैथोजेंस प्रायोरिटी लिस्ट, जिसके अंदर 24 पैथोजेंस अक्रॉस 15 फैमिलीज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है विच कैटेगराइज इनटू 3 प्रियोरिटी ग्रुप। ऐसा बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, यानी अगर उन्हें ट्रीटमेंट दिया जाए बट बैक्टीरिया वुड नॉट रिस्पॉन्ड, ठीक है। तो पहला आता है क्रिटिकल प्रियोरिटी लिस्ट कंप्राइजेस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सच एज एसिनिटोबैक्टर बाउमन्नी रिप्रेजेंटिंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट थ्रेट। ये अगर बैक्टीरिया से आप ग्रस्त है, आपको एंटीबायोटिक दिया जाएगा लेकिन आप ठीक नहीं होंगे क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल हाई है। In the highest priority list, notable entries include vancomycin resistant Enterococcus faecium, primarily associated with hospital acquired infections, presenting major challenges especially within healthcare settings. कई बार हम हॉस्पिटल जाते हैं ना, बाहर जाते हैं, हम लोग कहते हैं कि यार सैनिटाइज कर लो, इसको टच मत करो, और हम दूसरे पता क्या सोचते हैं, अरे छोड़ना यार, ये कौन सी सनकीपना है, ये कौन सा साइकोलॉजिकली जो है ट्रॉमा है। बट वो सही बात है क्योंकि बैक्टीरिया कुछ इस तरीके से उसमें छुपे होते हैं। बैक्टीरिया है, वायरसेस तो हवा में बैक्टीरिया वगैरह ऐसे होते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते, ठीक है। और वो आपकी वंस इट एंटर इनटू योर बॉडी वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रीट, क्योंकि ऐसे कुछ बैक्टीरिया हो गए हैं जो रेजिस्टेंट है, मतलब कि दे नेवर चेंज, दे नेवर रिएक्ट, दे नेवर रिस्पॉन्ड टूवर्ड्स द ट्रीटमेंट। तो इसीलिए बच के रहिए, खासकर जब आप हॉस्पिटल जाते हैं। मीडियम प्रायोरिटी लिस्ट में फीचर्स हैं ग्रुप ए के एंड बी के। स्ट्रेप्टोकोकी पैथोजेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर अ कंसिडरेबल डिसीज बर्डन वारंटिंग अटेंशन पर्टिकुलरली अमंग वल्नरेबल पॉपुलेशंस, ठीक है। तो ये 3 ऐसी कैटेगरी है जिसमें 24 पैथोजेंस रखे गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस एन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ETF पूछ सकता है, एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स। अ टाइप ऑफ बॉन्ड इशूड बाय द गवर्नमेंट, नो। अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हीकल दैट ट्रेड्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज। अ पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल दैट ट्रेड्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज। दोनों में क्या डिफरेंस है, ये फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये पूल्ड इन्वेस्टमेंट है। अ फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ऑफर्ड बाय बैंक्स, नहीं। आपकी फाइट है बी एंड सी में, ठीक है। बी एंड सी में अगर आप फाइट देखें तो आपका क्या आंसर है, आपका बेसिकली ये है अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये एक फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो हर स्टॉक एक्सचेंज में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे आपका शेयर्स है, चाहे आपका म्यूचुअल फंड्स है, आपका चाहे डिबेंचर्स है, उसमें वो मार्केट होता है, दिन भर होता है, स्टॉक एक्सचेंज पे होता है, ट्रांसफरेबल होता है, आपको दिखाई देता है कि आपका जो है वो कहाँ पे, आपका जो फंड है वो कहाँ पे व्यापार हो रहा है, कौन से आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दक्खनी लैंग्वेज। कल के हिंदू न्यूज़पेपर में बड़ी बड़ी फ़ोटो थी प्रधानमंत्री की, देखिए ऐसे है ना, और ये तेलंगाना की बात हो रही है, पॉपुलैरिटी ऑफ दक्खनी इन तेलंगाना। तो ये तेलंगाना में दक्खनी लैंग्वेज बेसिकली ये क्या है जिसकी पॉपुलैरिटी पे प्रधानमंत्री जी ने भी बात करी है। तो देखते हैं पहली स्टेटमेंट क्या है, दक्खनी शेयर्स द पर्सन अरबी स्क्रिप्ट विद उर्दू एंड फारसी। द लैंग्वेज इज इनएलिनिएबल टू डेक्कन प्लेटू। एलिनिएबल होता है एविटेबल, ठीक है, ये आपके वहाँ पे उसके साथ है, ठीक है। दक्खनी इज ओल्डर देन उर्दू एंड वॉज द मेन स्टे ऑफ लिटरेरी कल्चर इन द 16th एंड 17th सेंचुरी। अब इनमें से आपको बताना है कितनी सही है, ठीक है। तो दक्खनी के बारे में पढ़ते हैं। तो दक्खनी जो है वो पर्सो अरेबिक स्क्रिप्ट है विद उर्दू एंड फारसी, सही है, एंड इज एलिनिएबल टू द डेक्कन प्लेटू पर्टिकुलरली हैदराबाद, ठीक है। दक्खनी पीपल एंड स्पीकर्स आर स्प्रेड अक्रॉस द प्लेटू, डेक्कन प्लेटू पे ये फैले हुए हैं, एंड स्पीक वेरिएंट्स ऑफ द लैंग्वेज इन तेलंगाना, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। देयर इज एविडेंस दैट दक्खनी पीपल स्पीक द लैंग्वेज इन केरला एंड तमिलनाडु एज वेल, though invariably mischaracterized as Hyderabadi. What Hyderabadi speak is simply a variant of Dakhni. जो हैदराबादी लैंग्वेज होती है ना, मैं तो 1 month आई वॉज देयर,
जब मैं बायजूस में पढ़ा रही थी तो हैदराबाद में वैसे तो क्या चलती है आपकी, तेलुगु भाषा चलती है, ठीक है। लेकिन एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपको खासकर मुस्लिम लोग जो हैं वो उस तरीके की दक्खनी लैंग्वेज को, नॉट मुस्लिम ओनली, जो हिंदू है वो भी यूज़ करते हैं, बट लार्जली मुस्लिम्स जो हैं वो इस भाषा को यूज़ करते हैं, दक्खनी भाषा को, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा है। ड्यूरिंग दिस कैंपेन the siyasi jalsas, as political public meetings are called, have been filled with humor, sarcasm and bluntness which are hallmark of the दक्खनी लैंग्वेज। तो यूपीएससी पूछ सकता है, तो अगर आप इसको देखें तो आपकी क्या स्टेटमेंट सही हुई, पहला आपका बिल्कुल सही है, सेकंड भी आपका सही है, थर्ड जो है दक्खनी इज़ ओल्डर देन, इसका कहीं जिक्र नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपकी सही नहीं है। फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट, ओनली 2 ऑप्शन, ठीक है, 2 ओनली, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हीट वेव्स बहुत चल रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, वैसे तो इंडिया के किसी भी कोने में रह रहे हैं, नॉट किसी भी, क्योंकि माउंटेनियस में तो ऐसा नहीं है, हिली रीजन में गर्मी नहीं लगेगी आपको, लेकिन जहाँ जहाँ पे गर्मी, सोचिए राजस्थान में भी क्या हाल हो रहा होगा। मैं दिल्ली में हूँ, नोएडा में हूँ, तो यहाँ पे इतनी गर्मी लग रही है, थिंक अबाउट राजस्थान। हीट वेव्स टिपिकली अकर बिटवीन मार्च एंड जून, अभी चल ही रहा है, एंड इन सम रेयर केसेस इवन एक्सटेंड टिल जुलाई। Heat waves need not be considered till the maximum temperature of a station reaches at least 40 degrees Celsius for plains and at least 30 degrees Celsius for hilly regions. A severe heat wave is declared when the departure from the normal is more than 6.4 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से भी ज़्यादा 6.4 डिग्री दशमलव ज़्यादा होता है, 6.4 ज़्यादा होगा तो वो आपका क्या है, हीट वेव्स। अब पूछ क्या रहा है, जो नॉट करेक्ट है, ठीक है। तो स्टेटमेंट देखते हैं, यहाँ पे देखिए पहले तो ये पहली स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, ये वाली सही है। पूछ क्या रहा है, नॉट करेक्ट, ठीक है। और हीट वेव्स नॉट नीड बी कंसिडर्ड टिल द मैक्सिमम टेम्परेचर, तब तक नहीं करेंगे जब तक कि वो 40 डिग्री पे प्लेन तक ना पहुँच जाए, ये सही है, ठीक है। अ सीवियर हीट वेव इज डिक्लेयर व्हेन द डिपार्चर फ्रॉम द नॉर्मल इज मोर देन 6.4%। अब ये 6.4% सही है या गलत है, ये आपको देखना है। तो बेसिकली ये आपकी जो स्टेटमेंट है ये सही है, अगर वो 6.4% होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नन नहीं हो सकता क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ना ये गलत है, 40 डिग्री नहीं, यहाँ पे 45 है। तो सही आंसर ओनली 1, यानी ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर एज पर दी क्वेश्चन डिमांड। क्वेश्चन में पूछा जो नॉट करेक्ट है, तो ये 45 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है जी। एक क्वेश्चन और है हीट वेव्स पे। हीट वेव्स हैव स्लोड डाउन नियरली 8 किलोमीटर पर डे ईच डिकेड एंड लास्टेड लॉन्गर बाय अबाउट 4 डेज, ठीक है। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जेट स्ट्रीम फास्ट नैरो करंट ऑफ एयर डेट फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट हाई अप इन द ट्रोपोस्फेयर हैज़ बिकम स्ट्रॉन्गर, नहीं, स्ट्रॉन्गर नहीं होती, वीकर हो जाती है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। देखो इसके बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे थोड़ा हीट वेव्स के ऊपर। जो हमारे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने क्या डिक्लेयर किया है, हीट वेव तब होती है जब मैक्सिमम टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड एट 45 डिग्री सेल्सियस और अबव, ठीक है। अ हीट वेव इज अ पीरियड ऑफ एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर्स मोर देन द नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर्स डेट अकर्स ड्यूरिंग द समर सीजन इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। हीट वेव्स टिपिकली अकर बिटवीन मार्च एंड जून एंड इन सम रेयर केसेस even extend till July. The extreme temperatures and resultant atmospheric conditions adversely affect people living in these regions as they cause physiological stress, sometimes resulting in death. Death भी हो जाती है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये लाइन पूरा आर्टिकल में सीधी सीधी यहाँ पे लिखी हुई थी। ये जेट स्ट्रीम जो है वो आपकी स्ट्रॉन्गर नहीं, वो आपकी वीकर हो जाती है, ठीक है। जेट स्ट्रीम ये भी गाइड करती है एटमॉस्फेरिक वेव्स डेट आर caused by the earth's rotation which influence the earth surface temperature। यहाँ से सीधी चीज़ें पूछ सकता है, ठीक है। तो इस आर्टिकल को आप लाइन बाय लाइन पढ़ना, तो हो सकता है अगर यूपीएससी में आ जाए कोई फैक्ट आ जाए तो वो यहाँ से बना के आपको पूछ सकता है, ठीक है जी। चलिए
साइक्लोन रेमल चल ही रहा है, बहुत ही ज़्यादा बैडली इम्पैक्ट कर रहा है ओवर द रीजन्स ऑफ वेस्ट बंगाल। कलकत्ता में बहुत ज़्यादा बारिश भी हुई। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ठीक है। अब ये मैंने आज भी इसलिए डाला क्योंकि साइक्लोन के बारे में पूछ सकता है यूपीएससी। मे बी यूपीएससी वुड नॉट आस्क अबाउट रेमल, yes, of course it would not ask about remal, but definitely it would ask about these cyclones, tropical cyclone या फिर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, टेम्परेट साइक्लोन होता है, उसके बारे में आप ज्योग्राफिकल जो आपकी नॉलेज है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। ज्योग्राफी ज़रूर पढ़ लेना इस कंटेक्स्ट में साइक्लोन क्या होता है, क्योंकि अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ, साइक्लोन इज एन इंटेंस वॉर्टेक्स और अ वर्ल्ड इन द एटमॉस्फेयर with very strong winds circulating around it in anti-clockwise direction in the northern hemisphere and in clockwise direction in the southern hemisphere। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। अब जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है इन्हें हरिकेन्स भी कहा जाता है ओवर एटलांटिक ओशियन। टाइफून्स कहा जाता है जब वो पैसिफिक ओशियन में होता है। विली विली कहा जाता है ओवर दी ऑस्ट्रेलियन सीज एंड सिंपली एज साइक्लोन्स ओवर नॉर्थ इंडियन ओशन। हमारे भारत में तो सिर्फ साइक्लोन ही कहा जाता है। ऑल्सो नोन एज मिड लेटीट्यूड साइक्लोन और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अकर्स आउटसाइड द ट्रॉपिक्स दैट इज बियॉन्ड द एरियाज दैट फॉल अंडर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अब यहाँ से समझ में आता है कि दोनों साइक्लोन को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये यूपीएससी में आया था ऑन ये जो आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन के ऊपर है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, प्री में भी पूछा है, मेंस में भी पूछा है। देखिए कैसे पूछा है। इन साउथ अटलांटिक एट साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन्स इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड साइक्लोन डज नॉट ओरिजिनेट, व्हाट इज द रीजन? क्यों नहीं होता है, कि वाई इट डज नॉट ओरिजिनेट, ठीक है। ये आपको बताना है इसका आंसर। लास्ट टाइम एक बच्चे ने सही आंसर दिया था, मैं चाहती हूँ इस बार भी आप ये आंसर बताएं कि साउथ अटलांटिक और साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन में जो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स है साइक्लोन डज नॉट ओरिजिनेट। सी सरफेस टेम्परेचर बहुत लो होता है, साउथ अटलांटिक पता है, बीच में जो है, यहाँ अमेरिका है, यहाँ यूरोप है, यहाँ अफ्रीका है, ये है आपका अटलांटिक, ठीक है। तो ये जो साउथ अटलांटिक है और साउथ ईस्टर्न पैसिफिक, पैसिफिक में ये आपका वेस्ट है बेसिकली, है ना, ये ईस्ट है आपका और इधर वेस्ट है। तो भाई साउथ ईस्टर्न जो है आपका ये वाला एरिया, अगर इसे ग्लोब को घुमा दो तो उस ट्रॉपिकल में साइक्लोन क्यों नहीं होता? ITCZ सेल्डम अकर्स, कोरियोलिस फोर्स इज टू वीक, एब्सेंस ऑफ लैंड इन दोज रीजन, ठीक है। ये आपको बताना है। मेंस में क्या पूछा था? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर लार्जली कन्फाइंड टू द साउथ चाइना सी, बे ऑफ बंगाल एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको, वाई? वेरी 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 नाइस आंसर, क्वेश्चन फ्रेम्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन बजट के ऊपर कि भाई 2021 का बजट जो है विच हैज़ इंक्रीज द वेल्थ टैक्स फ्रॉम 2% टू 7%, क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्योंकि सही पूछ रहा है। इन इंडिया टैक्सेस ऑन ट्रांजेक्शन इन स्टॉक एक्सचेंज एंड फ्यूचर मार्केट्स आर लेविड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, ये सही है, ठीक है। 2% से आपका 7% इंक्रीज हुआ है, ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है। मैं आशा करती हूँ कि आप आज ही इसको देखते ही आंसर बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैलीफू माइंडफुलनेस सिटी। अभी किस कंट्री ने ये कहा है कि ये डेवलप करेंगे, इसको स्मार्ट सिटी बनाएंगे गैलीफू को? ये गैलीफू है कहाँ? मॉरिशियस, साउथ कोरिया, चाइना, भूटान। सही आंसर क्या है? भूटान। भूटान ने कहा है कि भाई ये, और इवन इंडियन इन्वेस्टर्स को इनवाइट भी किया है कि भाई आप, अपॉर्चुनिटी है ये आपके लिए, आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। ये 2000 स्क्वायर किलोमीटर कार्बन नेगेटिव सिटी प्रोजेक्ट है, ठीक है। ऐसे इसे डिज़ाइन किया गया है, गैलीफू माइंडफुलनेस सिटी, ठीक है। क्लियर एयर टर्बुलेंस मोस्ट लाइकली टू हैपन, कहाँ पे ये होता है? इनसाइड निम्बू स्ट्रेटस क्लाउड, इनसाइड क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। अभी सिंगापुर में एक ट्रेजेडी हुई है जिसके पीछे रीज़न बताया जा रहा है, क्लियर एयर टर्बुलेंस हुआ था। अराउंड जेट स्ट्रीम, अराउंड ट्रेड विंड्स और वेस्टर्लीज, इसका सही आंसर है अराउंड जेट स्ट्रीम, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़े, इट इज़ erratic एयर currents that occur in cloudless air between altitude of 6,000 and 15,000 meters and constitute a hazard to aircraft. This turbulence can be caused by small scale, hundreds of meters and less wind velocity gradients around the jet stream, where rapidly moving air is close to much slower air. It is most severe over mountainous areas and also occurs in the vicinity of thunderstorms. This
turbulence has not been known to cause aircraft to crash, but serious damage to airliners and many injuries to passengers have been reported. Detection of warning for warning purpose is difficult and is usually based on pilot report. Forward-looking infrared Doppler laser radar called LIDAR offers hope of alerting pilots to approach clear air turbulence. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछ सकता है, ठीक है. So with this, I am concluding my current affairs session here only. If you like this video, please like, share and subscribe my channel. ये वाला जो क्वेश्चन था, ये वाली जो लाइंस थी, ये पूरी करंट पे चल रहा है, क्योंकि जितने भी टॉपिक्स करंट में हो रहे हैं, जो मेजर हैं वो मैं कवर कर रही हूँ. तो इसमें आपको ये ज़रूर पढ़ना है यूपीएससी, क्योंकि कुछ डिफरेंट है, यूपीएससी पूछ सकता है. खैर अब तो पेपर भी धीरे धीरे कई बार ऐसा होता है कि जो लास्ट मोमेंट में चल रहा होता है वो आ जाता है, ठीक है. अगर यहाँ नहीं होगा तो कुछ मेंस में आपका जो पेपर है उसमें पूछ दिया जाएगा, डिजास्टर में आ सकता है ये, ठीक है. सो विद दिस आई एम एंडिंग माय सेशन. गुड डे.